नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। फंसे लोगों को वहां से तुरंत बाहर निकालने पर दिया जोर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार अगले 4 वर्ष में राष्ट्रीय संपदा मुद्रण योजना से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्फोसिस से कहा कि 15 सितंबर तक ई-फाइल पोर्टल में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में $4 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य रखा। देश में 58 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 2 आतंकियों को मार गिराया। और खेलों में आज टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन होगा। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से शुरू हुआ और अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम में प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। अब कल पूछे गए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में दुनिया भर के श्रोताओं के उत्तर मिले हैं और क्विज के भाग्यशाली विजेता हैं जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर के प्रदीप मोहन परगल। जैसे ही आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अमृत महोत्सव क्विज के विनर होने का समाचार प्राप्त हुआ तो मेरी तो खुशी का ही ठिकाना ना रहा। मैं बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन रहा हूँ। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित आजादी का अमृत महोत्सव क्विज हमें अपने देश की आजादी व स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। किसी एक प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अमृत महोत्सव क्विज में आज का प्रश्न फिर सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर
स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से बात की और अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम सहित द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में बदल रही सुरक्षा स्थिति और इस क्षेत्र में और दुनिया में इसके असर पर चर्चा की। उन्होंने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें प्राथमिकता फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी की है। द्विपक्षीय मुद्दे पर दोनों नेताओं ने कोविड टीकों में सहयोग, जलवायु और ऊर्जा केंद्रित विकास सहयोग और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बातचीत की। सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों के संसदीय दलों के नेताओं को बृहस्पतिवार को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजनीतिक दलों के संसदीय दल के नेताओं को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर संसद भवन एनेक्सी में 26 अगस्त को सुबह 11 बजे अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे। भारत अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद से काबुल में तकरीबन 600 लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है। भारत का ये अभियान अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के सहयोग से चल रहा है। भारतीय नागरिकों को दुशांबे और कतर के जरिए वायु मार्ग से लाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। वे नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका का वर्चुअल माध्यम से विमोचन करेंगे। ये पुस्तिका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयार की है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ और कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मूलभूत साक्षरता और गणना में दक्षता प्राप्त करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम निपुण के अंतर्गत सरकार के नए उपायों की भी शुरुआत करेंगे। निपुण योजना का उद्देश्य कक्षा 3 की पढ़ाई के समापन तक बच्चों को शब्दों के अर्थ समझने और बुनियादी गणित में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता विकसित करना है। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपदा मुद्रण योजना का शुभारंभ किया। ये केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित 4 वर्षीय योजना है। इस योजना में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र शामिल हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ये सरकार की उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले से ही निवेश किया जा चुका है और उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्फोसिस से कहा है कि करदाताओं को आयकर रिटर्न भरने में पोर्टल पर आ रही बाधाओं को 15 सितंबर तक दूर करें। कल नई दिल्ली में इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलील पारेख के साथ बैठक में उन्होंने आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिटर्न भरने में आयकर दाताओं के समक्ष आ रही बाधाओं पर निराशा व्यक्त की। श्री पारेख ने कहा कि उनकी टीम पोर्टल का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत चालू वित्त वर्ष में $4 अरब के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। पीयूष गोयल कल औद्योगिक समूहों के साथ निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2020-21 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक निर्यात में 71% वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सतत, कुशल, भविष्योन्मुखी और दक्ष विशेषज्ञताओं के साथ एक सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है। भारत विश्व भर में विनिर्माण के क्षेत्र में सबसे पसंदीदा देश बनकर उभरा है। कुशमैन एंड वेकफील्ड्स के 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत ने अमेरिका को पछाड़कर ये स्थान हासिल किया है।
भारत ने प्रतिस्पर्धी लागत और आसान संचालन सुविधाओं पर ध्यान दिए जाने से देश ने ये उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। फंसे लोगों को वहां से तुरंत बाहर निकालने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार अगले 4 वर्ष में राष्ट्रीय संपदा मुद्रण योजना से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्फोसिस से कहा 15 सितंबर तक ई-फाइल पोर्टल में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में $4 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य रखा। देश में 58 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया और टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन आज होगा। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। सरकार ने बताया है कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के काबुल से और 78 लोगों को बाहर लाया गया है, जिनमें 25 भारतीय नागरिक शामिल हैं। एक ट्वीट संदेश में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि एयर इंडिया का विमान 78 यात्रियों को ताजिकिस्तान के दुशानबे से भारत ला रहा है। उन्होंने बताया कि इन लोगों को भारतीय वायुसेना के विमान से काबुल से लाया गया था। श्री बागची ने बताया कि भारत अफगानिस्तान से लोगों की सुरक्षित वापसी में मदद कर रहा है। देश में कोविड रोधी टीका लगाने का आंकड़ा 58 करोड़ 82 लाख को पार कर गया है। कल शाम 7 बजे तक देश में टीकाकरण की कुल संख्या 58 करोड़ 82 लाख 21,623 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुल टीकाकरण में 45 करोड़ 55 लाख से अधिक को पहला टीका और 13 करोड़ 27 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। पश्चिम बंगाल अब दोनों टीके उपलब्ध कराने के संबंध में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद देश का चौथा राज्य हो गया है। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इन चुनाव में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य चुने जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत इस वर्ष 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन इस वर्ष 15 जून तक किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके थे। जम्मू कश्मीर में कल रात श्रीनगर शहर के आलूची बाग इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिली सूचना के आधार पर एक विशिष्ट स्थान पर छापेमारी की गई। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान के पास पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी।
इसके बाद हुई मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मारे गए आतंकवादी कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों और नागरिकों की हत्या में शामिल थे। वे श्रीनगर जिले में फिर से आतंकवादी संगठनों को सक्रिय करने की गतिविधियों में भी शामिल थे। इस बीच बारामूला जिले के सोपोर में बीती रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। ग्रीष्म ओलंपिक खेलों के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद जापान की राजधानी तोक्यो ग्रीष्म पैरालंपिक खेलों के आयोजन के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह आज तोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में आयोजित होगा। उद्घाटन समारोह की थीम है हमारे पास पंख हैं। जापान के कई भागों में कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशंसकों को इन खेलों से दूर रखा गया है। इन प्रतिबंधों की वजह से 5 एथलीट सहित केवल 6 अधिकारियों को ही उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है। भारत का 11 सदस्यीय दल उद्घाटन समारोह में भाग लेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल रहेंगे, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। चेन्नई और कोलकाता में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तरी भारत में श्रीनगर, मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। जम्मू, लेह, गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी होने का भी अनुमान है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में गरज के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के उल्लेख के बिना स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। देश के इन 3 महान सपूतों ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 मार्च 1931 को तड़के जब इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे
हर एक वार का सामना, झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खून तलवार का सामना, चाहे हो खून तलवार का सामना। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। आज की इस कड़ी में हम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार केलप्पाजी केलप्पन नायर के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी 132वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1889 में केरल के कालीकट में हुआ था। के कलप्पन असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। मालाबार क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उन्होंने कई मौकों पर गिरफ्तारी दी। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पय्यानूर समुद्र तट पर मार्च किया और नमक बनाया। उन्होंने जहां एक तरफ सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी अथक लड़ाई लड़ी। उन्होंने केरल राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में वे संसद के लिए चुने गए। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय कार्यकर्ता बन गए और केरल में भूदान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे राज्य में कई गांधीवादी संगठनों के अध्यक्ष भी रहे। आज ही के दिन 1911 में बंगाल प्रांत में कृष्णानगर में महान स्वतंत्रता सेनानी बीना दास का जन्म हुआ था। वे उन अनेक महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में अग्रणी भूमिका अदा की। बीना दास ने 21 साल की उम्र में ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से 5 गोलियां चलाई। ये घटना 1932 की है, जब संयोग से उसी दिन उसी स्थान पर बीना दास को स्नातक उपाधि प्राप्त करनी थी। बीना दास ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 साल तक कड़ी मेहनत की, जिसके पीछे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा थी। वे छत्री संघ नाम की वुमेन स्टूडेंट समिति की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया था। आज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गांधीवादी नित्तूर श्रीनिवास राव की जयंती भी है। उन्होंने मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास राव का जन्म बेंगलौर में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने
कांग्रेस की मैसूर राज्य इकाई के लिए काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय प्रदान किया। 1927 में जब महात्मा गांधी बेंगलोर गए तो श्रीनिवास राव ने गांधी जी से उनकी आत्मकथा का अनुवाद करने की अनुमति ली और अनुदित पुस्तक का नाम सत्य शोधन रखा। इसी के साथ हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और चंद्रिका बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना अखबारों की अहम खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, ऊर्जा, सड़क और रेलवे को किराए पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी सरकार। 25 हवाई अड्डे और 400 रेलवे स्टेशनों में निजी निवेश, 4 वर्ष बाद सरकार को वापस करनी होगी संपत्ति। विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़कें बंद करने के मामले पर नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुर्खी दी है, किसानों को प्रदर्शन का अधिकार लेकिन सड़क नहीं रोक सकते, केंद्र और राज्य सरकारें निकालें इसका हल। जाति जनगणना पर बिहार के नेताओं की प्रधानमंत्री से मुलाकात अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिन्दुस्तान का कहना है 2011 में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना हुई थी। अफगानिस्तान संकट पर लोकसत्य का शीर्षक है, विपक्षी नेताओं को दी जाएगी जानकारी। विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को संसद में विपक्षी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। नवभारत टाइम्स का कहना है, प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद किया गया ये फैसला। दैनिक भास्कर का कहना है, तालिबान ने भेजे लड़ाके तो पंजशीर ने दी चुनौती। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में मोर्चाबंदी कर चुके विद्रोही अब आमने सामने की जंग। अमेरिका ने अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का मिशन किया तेज। तालिबान का अल्टीमेटम 31 अगस्त तक छोड़ो अफगानिस्तान। आयकर रिटर्न पोर्टल की कमियों पर दैनिक जागरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से लिखता है, 21 दिन के भीतर आयकर पोर्टल ठीक करे इन्फोसिस। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक में वित्त मंत्री का सख्त रुख। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज के आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन में आप शामिल हों। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। फंसे लोगों को वहां से तुरंत बाहर निकालने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। सरकार अगले 4 वर्ष में राष्ट्रीय संपदा मुद्रण योजना से 6 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्फोसिस से कहा, 15 सितंबर तक ई-फाइल पोर्टल में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में $4 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य रखा। देश में 58 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सहित 2 आतंकियों को मार गिराया। और खेलों में आज टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।